शरद ऋतु का मौसम चल रहा है, तो इसका जो संबंध है, क्या मैं ऐसे समझ सकती हूँ सर्दी ठंड का मौसम आ गया? ये बिल्कुल गलत है। शरद और शरद ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। शरद संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है प्लीजेंट। सर्द जो है वो फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है ठंडा। तो शरद ऋतु जो है वो प्लीजेंट ऋतु के मान से मानी जाती है। इस ऋतु में खास तौर पे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? वर्षा शीतोचित अंगानाम सहसेवा अर्करस्मे भी स्किन एलर्जीज बढ़ जाती है। क्रोनिक राइनाइटिस जिनको हुआ है तो वो बढ़ जाता है। और भी स्किन से रिलेटेड कोई इशू है तो वो फ्लेयर अप हो जाता है। हेयर फॉल जो है वो बढ़ जाता है। और भी बहुत सारी चीजें। सो डॉक्टर साहब, अब हम इस ऋतु से जुड़े हुए लाइफस्टाइल और फूड को लेके बातचीत कर लेते हैं। किस तरह का फूड खान पान हमें अपनाना चाहिए? एल्कलाइन जितनी भी चीजें वो हमें बंद करनी है। गर्म तासीर की जितनी चीजें वो हमें बंद करनी है। सारे फास्ट फूड आपको शरद ऋतु में बंद करने। सोहित्य का मतलब ऐसा पेट भर के भोजन 15 नवंबर से पहले बिल्कुल नहीं करना। शरद ऋतु में अगर आप अपनी एक रूटीन बना लें कि आपने एक साल में एक बार ब्लड डोनेट करना है और वो ब्लड डोनेट करना है आपने अक्टूबर या नवंबर के महीने में, नवंबर 15 तक, तो ये आपके लिए एक बहुत हेल्दी हैबिट रहेगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 3 पल्स आयुर्वेदा चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं शरद ऋतु को लेकर कि शरद ऋतु क्या होती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक बिश्नोई, जो विश्वविख्यात नाड़ी वेदा और आयुर्वेदा के विद्वान कहलाते हैं। सो इस ऋतु को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे मन में होंगे। कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए। आज हम आपके उन्हीं सारे सवालों के जो जवाब हैं वो डॉक्टर साहब से लेते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, शरद ऋतु का मौसम चल रहा है, तो इसका जो संबंध है, क्या मैं ऐसे समझ सकती हूँ या मेरे साथ बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि मीन्स सर्दी ठंड का मौसम आ गया? ये बिल्कुल गलत है। शरद और शरद ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और इवन अलग अलग ओरिजिन के शब्द हैं। शरद संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है प्लीजेंट। सर्द जो है वो फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है ठंडा। और शरद ये संस्कृत का शब्द है। तो शरद ऋतु जो है वो प्लीजेंट ऋतु के मान से मानी जाती है। इस समय ना तो ज्यादा ठंड है ना ही गर्मी है। तो ये बारिश और ठंड के बीच का मौसम है। इसको हम शरद ऋतु नाम से जानते हैं। सर्द या सर्दियां ये अलग हो जाती है। ये फारसी भाषा का शब्द है। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर अब हम शरद ऋतु के बारे में बात करें जिसका ठंड के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इस ऋतु में खास तौर पे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? जी, शरद ऋतु का जो श्लोक चरक संहिता सूत्र स्थान में लिखा है वो ऐसा है, वर्षा शीतोचित अंगानाम सहसेवा अर्करस्मे भी। इसका मतलब ये है कि बारिश की जो ऋतु चलती है उसमें गर्मी कम हो जाती है और कभी कभार सुबह और शाम के टाइम हल्की हल्की ठंड होने लगती है। वो कुछ 5-7-10 दिनों के लिए होती है जब ज्यादा बारिशें रेगुलर चलती हैं। तो शरीर को ठंड साथ में हो जाती है, ठीक है। और लेकिन ठंड पूरी तरह आई नहीं है अभी तो बारिशें चल रही हैं, बारिश जाने वाली है, लेकिन वातावरण में गर्मी कम हो गई है। ऐसे शरीर पर जैसे ही सूरज की किरण दोबारा से पड़ती है, बारिशें खत्म हुई, आकाश साफ हुआ, तो फिर से आकाश के अंदर सूरज तेज चमकने लगता है। वातावरण में गर्मी फिर से बढ़ती है। तो वर्षा शीतोचित अंगानाम सहसेवा अर्क रश्मि भी। अर्क नाम है सूर्य का, रश्मि नाम है किरणों का। तो नेक्स्ट लाइन उन्होंने बताई है कि तप्तानाम आचितम पित्तम प्रायः शरदि कुप्यते। तप्तानाम आचितम का मतलब ऐसा होता है जैसे ही वो सूरज की किरणें शरीर पे पड़ेगी, शरीर के अंतः भाग में रुका हुआ पित्त बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि जैसे ही ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो ये टाइम है, खासकर अक्टूबर और नवंबर का जो टाइम है, नवंबर 15 तक, अक्टूबर पूरा और नवंबर 15 तक का जो ये टाइम है, तो हमने इसमें देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं इसमें।
जैसे कि स्किन एलर्जीज बढ़ जाती है, क्रोनिक राइनाइटिस जिनको हुआ है तो वो बढ़ जाता है, और भी स्किन से रिलेटेड कोई इशू है तो वो फ्लेयर अप हो जाता है, हेयर फॉल जो है वो बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी चीजें जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चेंजेस शरीर के अंदर पित्त के अचानक से कुपित होने के कारण। सो डॉक्टर साहब, अब हम इस ऋतु से जुड़े हुए लाइफस्टाइल और फूड को लेके बातचीत कर लेते हैं। किस तरह का फूड खान पान हमें अपनाना चाहिए? जी, आचार्य चरक ने जो चीजें मना बताई हैं शरद ऋतु में वो इस प्रकार है: तुषार क्षार सोहित्य दधि तैल वसातपान। यानी ये चीजें हमें नहीं लेनी। तुषार क्षार सोहित्य का मतलब ये हुआ कि एल्कलाइन जितनी भी चीजें वो हमें बंद करनी है, गर्म तासीर की जितनी चीजें वो हमें बंद करनी है। अब एल्कलाइन चीजें कौन सी हुई? जैसे हम खाने में मीठा सोडा यूज करते हैं, या एक आपने नाम सुना होगा MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ही खतरनाक केमिकल है जो सारे फास्ट फूड में, जंक फूड में डालते हैं। अब जंक फूड को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? कचरा फूड। तो ये जो कचरा फूड है इसको आप खाएं, इस कचरे को आप खाएं, इसके लिए उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है MSG डाल के, ताकि आपका ब्रेन में एक सेंटर एक्टिवेट हो, फिर से वही कचरा खाने की इच्छा हो। ठीक है, तो ये कचरा आप इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें MSG होता है। तार्किक रूप से वो एक क्षार है, तो वो भी बंद करना, यानी सारे फास्ट फूड आपको शरद ऋतु में बंद करने। सोहित्य का मतलब ऐसा, पेट भर के भोजन 15 नवंबर से पहले बिल्कुल नहीं करना। 15 नवंबर की डेट आप नोट करके रखें, उससे पहले आप पेट भर के भोजन ना करें। जितनी भूख है उसका 3/4 भाग ही आप भरें, या आधा। अगर आप बहुत हल्का अपना शरीर चाहते हैं तो आधा, और अगर आप चाहते हैं कि आप एक सामान्य शरीर के साथ हैं और वैसा ही मेंटेन रहे, तो 3/4 आप अपनी भूख के अकॉर्डिंग, यानी 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खानी है, सिंपल सी। तुषार क्षार सोहित्य दधि तैल वसातपान। दही नहीं खाना, तेल या तेल में तली हुई कोई भी चीजें नहीं खानी, तो मूंगफली भी या पीनट बटर है, ये चीजें भी बंद होगी। फिर आता है वसा आतपान, यानी आपको धूप में नहीं निकलना। तो अभी से वो शरद ऋतु को सर्द समझ के, उसको ठंड समझ के, और अभी से हमें धूप सेकने की जो फीलिंग है वो नहीं लेनी है। अक्सर कई लोग दिवाली के आसपास ही धूप सेकने लगते हैं, तो यहाँ पर आतप यानी सूर्य का प्रकाश निषेध है। 15 नवंबर के बाद ठीक है चलेगा, लेकिन 15 नवंबर से पहले जब तक शरद ऋतु चल रही है आतप सेवन वर्जित है। उसके बाद आती है वसा। वसा में बहुत सारी चीज़ें जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि हाई फैट वाली जो चीज़ है वो हम नहीं खा सकते हैं यहाँ पर। जो भी आपके चीज़ है, मियोनीज है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती, जो फैट, तो वो तो बिल्कुल यहाँ पर हम बंद रखेंगे। इसके आगे है तीक्ष्ण मध्य दिवा स्वप्न पूर्ववात आतपश्च त्यजेत। तीक्ष्ण मध्य का मतलब ये हुआ कि शराब ज़्यादा पीना या बिना पानी डाले शराब पीना, तो इसको तीक्ष्ण मध्य आप समझ सकते हैं। शरद ऋतु में टेक्निकली आपके शरीर में पित्त का प्रकोप है, ये हम आगे समझेंगे, और शराब पित्त का प्रकोप करती है। दोनों चीज़ें एक साथ जब पित्त को बढ़ाएंगी तो आपको किसी न किसी डिजीज होने का खतरा रहेगा। इसके लिए शराब उन्होंने मना किया। दिवा स्वप्न का मतलब दिन में सोना, तो 15 नवंबर तक दिन में सोना नहीं। पूर्ववातान त्यजेत। पूर्ववात का मतलब है पूर्वी वायु, जिसको आप नॉर्मली क्या बोल देते हैं, जो कविताओं में बोलते हैं पूर्वाई, है ना, आपने सुना होगा। पूर्वाई यानी पूर्व दिशा से जो हवा चल के आ रही है उसको हम पूर्वाई बोलते हैं। तो पूर्वाई जहाँ आ रही है, पूर्व दिशा की हवा जहाँ आ रही है, वहां बैठना मना है शरद ऋतु में, क्योंकि शरद ऋतु में पूर्वाई बहुत अच्छी नहीं होती। इतना तक विश्लेषण उन्होंने किया कि कौन से दिशा से आने वाली हवा किस प्रकार के लक्षण करने वाली होती है शरीर में, है ना। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है कि कितना उन्होंने फाइनली ऑब्जर्व किया आपके एनवायरनमेंट को
और उसका शरीर पे क्या प्रभाव होना चाहिए, तो उसको बहुत फाइनली उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो संक्षेप में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें बंद है। एक तो ओवर ईटिंग नहीं करनी, दिन में नहीं सोना, अचार, दही, बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें, काली मिर्च, दालचीनी, ये चीज़ें हम बंद रखेंगे इस टाइम में। और अल्कोहल, जो लोग पीते हैं अल्कोहल, तो उनको बंद रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। बड़ी सिंपल सी लाइफस्टाइल है, तो लोगों से बचे रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें अभी ये समझाया कि कैसा खान पान अपनाना है और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, पर जो चीज़ें आपने अवॉइड करने के लिए बोली हैं उसका क्या कारण है? इसका टेक्निकल कारण ये है जी, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, कि ये सारी चीज़ें गर्म तासीर की हैं। चाहे वो दही हो, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे वो अचार हो, ये सारी चीज़ें गर्म तासीर की होने के कारण शरीर के पित्त को बढ़ाती है। हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि स्वभाव से तप्तानाम आचितम पित्तम सर्दी कुप्यते। तो ऑलरेडी जिस शरीर में पित्त का प्रकोप हो रखा है, उसमें अगर आप और पित्त प्रधान वस्तुओं का सेवन करेंगे तो पित्त और बढ़ेगा। पित्त ज़्यादा बढ़ेगा तो वो सबसे पहले ब्लड को विषित करता है। ब्लड विशेषण का मतलब रक्त को दूषित करना। आयुर्वेद की लैंग्वेज में इसको रक्त दुष्टि बोलते हैं। तो रक्त दुष्टि की संभावनाएं जो है वो शरद ऋतु में बढ़ जाती है। तो फिर रक्त से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड या पित्त से रिलेटेड रोग होते हैं। डॉक्टर साहब, शरद ऋतु के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो चीज़ें अभी तक आपने हमें बताई हैं, अगर हम उनमें से बहुत सारी चीज़ों का ध्यान ना रखें या सारी की सारी, तो कौन कौन सी डिसीजेस की हम बात कर सकते हैं, होने के कारण बन सकते हैं? इसमें हमने देखा कि पित्त और रक्त से रिलेटेड सारी डिजीज होती हैं। तो मोस्टली एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा, सोराइसिस, ये डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। जिनको हैं वो फ्लेयर अप हो जाती हैं, और जिनको नहीं है उनको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बेसिकली इस टाइम में होता है। तो स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो हो जाते हैं। दूसरा है हेयर फॉल। हेयर फॉल काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी कॉमन है कि इस ऋतु में हेयर फॉल लोगों को ज़्यादा होता है। उसके बाद जो आता है वो है हार्ट से रिलेटेड डिजीज। हाइपरटेंशन जो है वो इस टाइम में होने के चांसेस रहते हैं। जिनको नहीं है उनको होती है, जिनको है उनकी बढ़ जाती है। अगर वो शरद ऋतु में जो ऊपर हमने खान पान मेंशन किया, वो अगर खाते पीते हैं तो उस समय की बात है। और इसके अलावा माइग्रेन है, तो माइग्रेन भी काफ़ी कॉमन है शरद ऋतु में। तो ये सारी डिजीज उन लोगों में हो सकती है जो शरद ऋतु में ध्यान नहीं रखते। सो डॉक्टर साहब, अभी तक हमने जो बातचीत की उसमें ये जाना कि कौन कौन सा फूड जो है वो इस ऋतु में अवॉइड करना चाहिए, कौन कौन सी डिसीज होने के चांसेस होते हैं। पर अब हमें ये बताइए कि इस ऋतु में कैसा फूड जो है हमें अपनाना चाहिए, किस तरह का खान पान, क्या खाना है, ये हम देखते हैं। इसके लिए आचार्य चरक ने बोला, तज्जायम घृतम तिक्तम वीरेको रक्तमोक्षणम। अब तज्जायम घृतम तीक्ष्णम का मतलब ये है कि इस ऋतु में आपको घी का सेवन करना है, घी खाना है। वीरेको रक्तमोक्षणम, विरेचन और रक्तमोक्षण पंचकर्मा की दो क्रियाएं हैं। ये हेल्दी आदमी जो है वो भी करवा सकते हैं जी। तो शरद ऋतु में स्वभाव से पित्त बढ़ता है। वो पित्त शरीर में पड़ा रहेगा, अगले साल और बढ़ेगा, उससे अगले साल और बढ़ेगा। तो बढ़ते बढ़ते एक दिन वो डिजीज क्रिएट करेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि शरद ऋतु में अगर स्वभाव से पित्त बढ़ रहा है तो आप अपना स्वभाव ऐसा बना लो कि हर शरद ऋतु में आप विरेचन करवाएंगे। तो जो गंदगी शरीर के अंदर पित्त से रिलेटेड इकट्ठा हो रही है वो उसी साल बाहर निकल जाएगी। अगले साल की गंदगी अलग से इकट्ठा होगी। तो गंदगियाँ मिक्स नहीं होंगी, कहने का भाव, या दोष मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो टॉक्सिन्स मिक्स नहीं होंगे। तो पिछले साल विरेचन से निकाल दी, इस साल की इस साल विरेचन से निकाल दी, तो पित्त के प्रकोप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड, रक्तमोक्षण बोलते हैं खून निकालने को शरीर से। पहले गांव में आम होता था कि काफ़ी सारे लोग घूमते थे, वो बोलते थे अगर आपकी एड़ी में पेन है तो हम खून निकाल देते हैं और वो ठीक हो जाएगा। हालांकि वो गलत प्रैक्टिस है, लेकिन बड़ा कॉमन होता था लोगों में कि लोग अपना खून निकलवाते थे। अब आपके पास तरीका ये है कि आप जैसे
कई लोग हैं जिन्होंने अपना एक तरीका बनाया हुआ है कि हर शरद ऋतु में वो एक बार ब्लड डोनेट करते हैं जी। इसका मतलब ये नहीं कि खून खराब हो गया है, लेकिन ब्लड डोनेट करना शरद ऋतु के अंदर ये आपके ब्लड को हेल्दी रखता है। ठीक है, ये एक बेसिक जिसको हम आयुर्वेद का सिद्धांत मान सकते हैं कि शरद ऋतु में अगर आप अपनी एक रूटीन बना लें कि आपने एक साल में एक बार ब्लड डोनेट करना है और वो ब्लड डोनेट करना है आपने अक्टूबर या नवंबर के महीने में, नवंबर 15 तक, तो ये आपके लिए एक बहुत हेल्दी हैबिट रहेगी। डॉक्टर साहब, आप पंचकर्मा के बारे में बता रहे हो, जो लोग ये नहीं करवा सकते, तो इसका कोई और तीसरा तरीका है? आचार्य चरक हमेशा बहुत सिंपल चलते हैं, वो आपको एक पूरा रेंज देते हैं, आप ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ठीक है, कैसे भी करो स्वस्थ रहो। वो कहते हैं तिक्तम स्वादु कषायम च क्षुधितोन्नम भजेत लघु, यानी आप हल्का भोजन करें तो भी पित्त के प्रकोप से बच सकते हैं। तिक्त यानी जो कड़वी चीजें हैं उनको अगर आप लेते हैं, गिलोय का काढ़ा अगर आप सुबह सुबह हर रोज लेते हैं तो खून साफ हो जाता है इस ऋतु में। कषाय, कसेला जो है, तो इसके लिए गुरुजी ये कहते थे कि बड़ा सिंपल सा तरीका क्या है कि सितंबर स्टार्ट हो तो नीम की दातुन पकड़ लो, ब्रश छोड़ दो, नीम की दातुन पकड़ लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने लगातार नीम की दातुन से आपने दांत साफ करने। होगा क्या, नीम की दातुन से जब आप दांत साफ करेंगे तो थोड़ा थोड़ा वो उसका जो रस है वो आपके पेट में जाता जाएगा। ठीक है, तो स्वभाव से वो आपके पित्त का शमन कर रहा है। कर तो आप दातुन रहे हो लेकिन लेके आ रहे हो मेडिसिन साथ के साथ, तो नीम क्या कर रहा है, आपके पेट में जाता जा रहा है। ठीक ऐसे ही गिलोय का आप कर सकते हो कि गिलोय का काढ़ा बनाओ और आप ले लो। नीम और गिलोय ये 2 शरद ऋतु के बेस्ट फ्रेंड है, आप ऐसा मान के चलें। तो इनसे अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको विरेचन, रक्त मोक्षण की भी मेरे हिसाब से ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भोजन में क्या चीज़ें ज़्यादातर होनी चाहिए, तो शाली मुद्ग सिता धात्री पटोल मधु जांगलम। तो उन्होंने बोला शाली मुद्ग का मतलब ऐसा कि शाली चावल, एक साठी चावल होते हैं, एक शाली चावल होते हैं। तो शाली चावल और मुद्ग का मतलब होता है मूंग। शरद ऋतु में 2 चीजें आपकी मुख्यतः रहनी चाहिए। एक तो कोई भी हल्का अन्न, ठीक है, हल्के अन्न में गेहूं भी आते हैं, गेहूं हल्के अन्न में ही आती है। ठीक है, ये एक ब्लफ फैलाई हुई है कि गेहूं बहुत ज्यादा भारी है, गेहूं बहुत ज्यादा भारी फूड में नहीं है। गेहूं, गोधूम जो है वो हल्के फूड में ही है। वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे बताया और कैसे बताया। तो आप गेहूं यूज कर सकते हैं, इस समय मूंग की दाल यूज कर सकते हैं, आप साली चावल यूज कर सकते हैं, पटोली का साग यूज कर सकते हैं, और धात्री यानी आंवले यूज कर सकते हैं। सीता का मतलब आप मिश्री यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके आपके शरीर में से पित्त को कम करते हैं। तो आप अगर रूटीन में ये चीजें खाते रहेंगे तो पित्त का प्रकोप नहीं होगा। डॉक्टर साहब, शरद ऋतु को लेकर एक बात मैंने सुनी है कि आयुर्वेदा के मुताबिक पानी को मेडिसिन या जिसको हम सुपर वाटर कह सकते हैं वो बनाया जाता है, तो उसका क्या तरीका है? हमारे ऋषियों ने बड़े अच्छे तरीके से पानी को तैयार करने का शरद ऋतु में वर्णन किया। ये आपको कहीं किसी भी इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलेगा। आपने शायद सुना भी नहीं होगा ये शब्द, हंसोदक कहते हैं इसको। हंसोदक एक ऐसा जल बनाया जाता है आयुर्वेद के अनुसार, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि वातावरण अपने आप उस जल को अपनी सारी पॉजिटिविटी दे देता है। क्योंकि अगस्त्य तारा इस शरद ऋतु के अंदर शाम के समय उदित होता है, तो वो अगस्त्य तारा जो है वो स्वभाव से वातावरण में सभी पूरी जो नेगेटिविटी है उसको कम करता है। तो अगर आप जैसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कार्तिक मास जो भी चल रहा है, ये कार्तिक मास सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे पवित्र और सबसे सकारात्मक समय का मास माना जाता है। तो ये जो अगस्त्य तारा उदय होता है आकाश में इस समय, उसके कारण जल में इस प्रकार के तत्व उत्पन्न हो जाते हैं
जो आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। तो जिसका श्लोक आचार्य चरक ने बोला है वो ये है कि दिवे सूर्यासु संतप्तम निशि चंद्राशु शीतलम कालेन पक्वम निर्दोषम अगत्सेन निर्विषिकृतम। यानी अगर आप जल को पूरे दिन, जल का कोई भी घड़ा ले उसमें जल भरें और उसको आप छत पे सुबह 7 बजे रख दें। अब पूरे दिन ये इस घड़े पर, घड़ा किसी भी धातु का हो सकता है, कोई स्टील का ले सकते हैं या मिट्टी का ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसको आप छत पे रखेंगे, पूरे दिन सूर्य की किरणें इस पानी पर पड़ेगी, किसी ढक्कन से उसको ढक देंगे, तो पूरे दिन सूर्य की किरणों से वो गर्म होगा। दिवे सूर्यासु संतप्तम, रात को उसको वहीं पड़े रहने देंगे। निशि चंद्राशु शीतलम, तो उसने किसको एक्सपीरियंस किया? उसने सूर्य को एक्सपीरियंस किया, सूर्य के ताप को। उसने चंद्रमा की शीतलता को एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो निशि चंद्राशु शीतलम कालेन पक्वम निर्दोषम। कालेन पक्वम निर्दोषम का मतलब ऐसा है कि अगर आप इसको ऐसे 1-2 दिन रखते हैं तो ये धीरे धीरे अपने सारे दोषों से मुक्त हो जाता है। तो इस जल के अंदर ऐसे गुण, ऐसे प्रभाव आ जाते हैं जो आपके शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं। और स्वभाव से ये पित्त का शमन करने वाला भी होता है। तो कालेन पक्वम निर्दोषम अगत्य निर्विषिकृतम। अगत्य तारे के उदय होने के कारण अगत्य तारे का प्रभाव इस पर आता है, जिसकी वजह से इसमें सभी प्रकार के विष जो है, सभी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है इसकी। कुल मिला के इसको आप पवित्र जल, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं सुपर टॉनिक वाटर, या आप इसको मेडिकेटेड वाटर बोल सकते हैं। तो ये एक तरीका हमारे ऋषियों ने बताया कि इस समय हम हर दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार से घड़ा रख के और वो पानी अगर हम पिए तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत बेहतर होगा। शरद ऋतु को लेके आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया होगा आप सबको कि शरद और शरद ऋतु में क्या अंतर होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप इस ऋतु में फेस कर रहे होंगे। उम्मीद है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आपके तमाम तर सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आप भी आयुर्वेदा में भरोसा करते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आपको कहीं नहीं मिला, वो आप हमारे ज़रिए यानी कि डॉक्टर साहब के ज़रिए उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का जो इंटरव्यू है वो बेहद पसंद आएगा। अगर अभी भी शरद ऋतु को लेके बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे उन सवालों के जवाब जान सकते हैं।